हेलो फ्रेंड्स, दर्पण एग्रो क्लासेस भिलवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बायोलॉजी की तीसरी क्लास लेके आए हैं आपके साथ। तो जुड़े और चालू करते हैं। अपन ने बताया था बेसिक जो पढ़ा वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन पढ़ी कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, फिर अपन प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसके बाद एक्टिविटीज़ पढ़ी कि क्या क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, क्या क्या प्रोसेस होती है अपनी, कैसे कैसे अपन वेराइटियों को डेवलप कैसे करते हैं, क्या सिलेक्शन करते हैं, किन किन वेराइटियों को लेना है, किन को नहीं लेना है, वो पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो पहले मैंने बताया डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन है क्या और क्यों करते हैं, तो मैंने बताया कि अपन को यानी कि कोई भी यदि पहले प्लांट ब्रीडिंग का प्रोग्राम करना है या टेक्नोलॉजी अपनानी है तो उसमें अपन वेराइटियों को सिलेक्ट करते हैं अच्छी वालियों को। और वेराइटी को सिलेक्ट कब करेंगे, जब उनमें वेरिएशन होगा। यदि वेरिएशन नहीं होगा, किसी क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था एक क्लास का कि क्लास के अंदर लगभग 10 स्टूडेंट बैठे हैं और सारे के नंबर भी इक्वल है, पढ़ाई में भी इक्वल है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो उनको अपन को बोला जाए कि उनमें से अपन अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करें। तो कैसे करेंगे, क्योंकि उनमें सारी समानता है, कुछ डिफरेंस है नहीं, कुछ भिन्नता है नहीं। तो अपन को यदि सिलेक्शन करना है ना तो सबसे पहले वेरिएशन होना जरूरी है। तो वेरिएशन को डेवलप करने के लिए अपन डोमेस्टिकेशन करते हैं। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात ये बताई कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। तो मैंने ये भी बताया कि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि जो जंगली वेराइटी थी पहले, जैसे आदि मानव था, उन्होंने खेती कैसे प्रारंभ की, कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुई, तो वो डोमेस्टिकेशन से डेवलप हुई। कि पहले क्या था कि जो भी वेराइटियाँ थी या जो भी प्लांट्स थे अपन जंगलों से मिले हैं सारे प्लांट, जिनमें से जो यूजफुल लगे अपन को कि यहाँ इनको उगा के अपन को इनसे ये चीज़ें मिल रही है, तो उनको अपन ने फील्ड में ग्रो करना चालू कर दिया। उसी को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब डेफिनेशन कैसे देंगे कि डोमेस्टिकेशन वह प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो भी वाइल्ड स्पीशीज यानी कि जो जंगली प्रजाति है या जंगली पौधे हैं उनको खेती के योग्य बनाते हैं, उनको अपन फील्ड के अंदर लाके उगाते हैं, उसी को अपन डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। तो अपन नॉर्मल वे में जाने तो क्या होगा कि वाइल्ड स्पीशीज ग्रो इन फील्ड या ग्रो यूज इन ग्रोविंग इन कल्टीवेशन। कि जो वाइल्ड स्पीशीज है उनको कल्टीवेशन के लिए यूज करना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। अब आप ये भी पूछना चाहोगे कि सर इससे वेरिएशन डेवलप कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो अपनी जंगली स्पीशीज होती है, जो वाइल्ड स्पीशीज होती है ना, उनके अंदर जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है या उनका जो सीड का ग्रेन है यानी कि सीड है, उनकी जो क्वालिटी है ना वो तो थोड़ी पुअर होती है। पर जो वाइल्ड स्पीशीज है ना उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक तो कीटों के प्रति और वो जो डिजीज है उनके प्रति रेजिस्टेंस होती है वेराइटी। और क्यों होती है, इसका कारण ये है कि जंगल है ना उसके अंदर रोग कीट वगैरह ये बहुत आते रहते हैं, तो वो उन चीज़ के प्रति सहन करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं कि ये तो उनका डेली का काम है। जैसे अपन एग्जांपल से समझे कि टीचर है, अपन कोई किसी स्टूडेंट को टीचर बार बार बोलता रहता है, डांटता रहता है, तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि साला के डेली का काम है, रोजाना का काम है, तो उसके प्रति वो रजिस्टेंस हो गए ना। तो वाइल्ड वेराइटी है ना वो भी ऐसी रजिस्टेंस हो जाती है क्योंकि उनका डेली का काम है उन पर रोग लगना, कीट लगना। अब जैसे अपन उनको फील्ड में ग्रो करने लग जाते हैं, यदि फील्ड के अंदर आने के बाद उसमें रोग लगता है तो किसान लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर या तो इंसेक्टिसाइड वगैरह या डिजीज के लिए कुछ दवाया डालेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी रेजिस्टेंसी कम होगी। क्यों होगी, उनको यानी कि अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। जैसे कि अपन एग्जांपल से समझे कि अपन स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी के लिए अपन को यदि अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है ना तो वो बंदा स्टडी करने में थोड़ा पुअर हो सकता है, मैं मानूंगा, मेरा मानना ये। जैसे यानी कि बंदे को सुविधा जितनी ज़्यादा मिलेगी ना तो वो क्या जानेगा कि मेहनत क्या चीज़ है। तो वही बता रहा हूँ मैं, यदि वेराइटी को अपन फील्ड में लाके उगा देते हैं उसके बाद में उसके इंसेक्ट लगता है तो अपन उसको पहले हटा देते हैं, तो उसके प्रति रजिस्टेंस कहाँ से आएगी, क्योंकि उनको आने से पहले हटा देते हैं अपन। तो इसलिए क्या कि जो वेराइटी होती है, वाइल्ड वेराइटीज होती है ना, उनके अंदर रोग यानी कि इंसेक्ट और डिजीज के प्रति रजिस्टेंस होती है। तो इन वेराइटियों में से क्या करते हैं, अपन इन वेराइटियों को लेके आते हैं फील्ड के अंदर। वाइल्ड वेराइटी को फील्ड में लाना है क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन में नहीं होता है। और इनको फील्ड में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अपन को रेजिस्टेंस वाला जीन है ना वो चाहिए, यानी कि और इसको ट्रांसफ़र करने की मैंने टेक्निक भी बताई थी आपको कि जो भी अपन क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम लेते हैं ना उनमें इन जीनों को अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनमें क्या करना है कि इनको अपन फील्ड में लेके आना है और फील्ड में लाने के बाद क्या करते हैं कि इनका अपन किसी अलग वेराइटी के साथ जो अपनी लोकल वेराइटी है उनसे के साथ इनको क्रॉस कराते हैं और इनका जो रेजिस्टेंस वाला जीन है ना उनमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यही होता है कि अपना, इसीलिए अपन क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन। आगे समझिए यहाँ तक। इसके बाद में
कि अपने जो सिलेक्शन यानी कि जो अपने डोमेस्टिकेशन के बाद जो उनमें हाइब्रिडाइजेशन किया, तो ज़रूरी तो है नहीं कि सारे के सारे पौधे में वो रेजिस्टेंस के प्रति वाला जीन है ना वो आ जाएगा। तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसके बाद में सिलेक्शन करना है, डोमेस्टिकेशन के बाद में क्या करना है, सिलेक्शन। तो अपन इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं कि ड्यूरिंग यानी कि आफ्टर या बाद में, सिलेक्शन के बाद यानी कि डोमेस्टिकेशन के बाद में सिलेक्शन। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि वैरायटी को अपन फील्ड में लगा दिया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन करा दी, उसका जो सीड मिला उसको फिर से अपन फील्ड में लगा रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो अच्छे क्वालिटी वाले, जैसे अपन रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप कर रहे हैं रोली रोग के प्रति वीट के अंदर, ये अपना वीट का फील्ड है, इसके अंदर प्लांट्स लगा रखे हैं और अपन को चाहिए कि अपन को जो काली रोली रोग है ना उसके प्रति कोई रेजिस्टेंस वैरायटी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस वैरायटी को लगाने के बाद इस पर जो काली रोली रोग पक्षीन या स्पीशीज, उसमें जो पक्षीन या स्पीशीज है ना उसके जो स्पोर है, जो उसके बीजाणु है ना उसका अटैक यहाँ पे कर देंगे। उससे क्या होगा कि बीजाणु इन प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे। तो अटैक करेंगे तो ये सारे के सारे प्लांट है ना इन पे वो रोग होगा, पर इनमें से कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो जिन पे इन बीजाणुओं का इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि उन पे काली रोली रोग है ना वो नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लांट क्या है, उस रोग के प्रति उनमें रेजिस्टेंस है, उनके प्रति उनमें प्रतिरक्षा क्षमता है, उनको अपन सिलेक्ट कर लेंगे। माने कि अपन को यहाँ से 10 प्लांट ऐसे मिले जिनके अंदर काली रोली रोग नहीं लगा, फिर अगली बार क्या करेंगे, इनको हार्वेस्ट करेंगे, इनके सीड लेंगे और इन्हीं को अगले फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे और फिर से इन पे ये अटैक करेंगे। तो इनसे ऐसा करने से अपन को एक पीढ़ी ऐसी आएगी जिसके अंदर जो अपन को प्लांट्स मिलेंगे ना इस रोग के प्रति पूर्णतः टोटल रूप से क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो ऐसा क्या इसमें क्या होगा कि अपन को रेजिस्टेंस वैरायटी मिल जाएगी, ये होता है सिलेक्शन। और इनमें से अच्छे अच्छे जो प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं ना उनको बोलते हैं सिलेक्शन। वैसे बात करें नॉर्मली जो सिलेक्शन है ना ये अपने 2 प्रकार से भी हो सकता है। सिलेक्शन अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं जिनको नाम दे रखा है, एक तो प्राइमरी सिलेक्शन, एक सेकेंडरी सिलेक्शन। जिसको प्राइमरी सिलेक्शन है उसको अपन नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं और सेकंड वाला है उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोल सकते हैं। तो बात करें अपन नेचुरल सिलेक्शन और सेकंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। अब जैसे नाम से दिख रहा है एक तो नेचुरल सिलेक्शन है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी का थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, एक साइंटिस्ट था डार्विन, उसने प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया था पहले। तो ये आपकी क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण होता क्या है, जैसे नाम से दिख रहा है नेचुरल यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति। अपन किसी, जैसे कि इसको एग्जांपल से बताता हूँ कि अपने पास फील्ड है ये, इसमें अपन कोई क्रॉप लगा रखी है, अपने क्रॉप लगाने के बाद इसमें अपन सिलेक्शन नहीं करेंगे, प्रकृति सिलेक्शन करेगी। जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था ना वो यही है। डार्विन ये बताया कि प्रकृति योग्य का चयन करती है। ये डार्विन का फेमस सिद्धांत है कि प्रकृति योग्य का चयन करती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझे कि अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनमें से आधे बच्चे मर जाते हैं, कुछ जीवित रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो पर्यावरण यानी कि जो इस एनवायरनमेंट के प्रति एनवायरनमेंट के साथ ढल जाता है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो एनवायरनमेंट में ढल गया, उसका एनवायरनमेंट ने सेलेक्ट कर लिया कि तू यहाँ पे जी सकता है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि पर्यावरण है ना उसके अंदर जिसकी जीने की क्षमता है ना कि मैं जी सकता हूँ, वो नहीं जी। जो मर रहे हैं ना वो किस कारण से मर रहे हैं कि एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं हुआ, उसको यहाँ की एयर सूट नहीं हुई, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जन्म लेते उस पर डिजीज वगैरह अटैक कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, एनवायरनमेंट में सूट नहीं हुआ बंदा, तो वो मर गया। तो डार्विन ने ये चीज़ बताया कि प्रकृति है ना वो योग्य का चयन करती है।
ये लाइन किसने बताया? डार्विन ने। और इसका जो सिद्धांत है ना नेचुरल सिलेक्शन यही है कि प्रकृति योग्य का चिन्ह। तो मैंने भी ये बताया कि अपने एक फील्ड लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि फील्ड के अंदर जो भी क्रॉप लगा रखी है इसमें अपन को जैसे हायर यील्ड वाली या कोई रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी है। यहाँ पे किसके प्रति रेजिस्टेंस बनानी है कि ड्रोथ के प्रति बनानी है। मानो अपने सूखे के प्रति इसको रेजिस्टेंस बनानी है। तो अपन ने फील्ड में क्रॉप लगा दी, अपन अपने ड्रोथ के प्रति लगाने यानी कि इसको सूखा के प्रति रोगी बनानी है। तो इसको अपन सिंचाई नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कब होगी कि जब वो उस कंडीशन में भी जीवित रह सके। ठीक है, तो इसको अपन सिंचाई जल नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। और इनमें से जो प्लांट अब इस कंडीशन में कि ड्रोथ कंडीशन है वहाँ पे अपन इरिगेशन की फैसिलिटी उनको नहीं दे रहे, फिर भी जो प्लांट यहाँ पे जीवित रह रहे हैं ना, यानी कि जो उस परिस्थिति को सहन करके फिर भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं ना, उन प्लांट को अपन सिलेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनमें रजिस्टेंस है उसके प्रति, वो यानी कि उन्होंने प्रतिरक्षक क्षमता उत्पन्न कर ली कि मैं है ना ड्रोथ कंडीशन में भी ग्रो कर सकता हूँ, वृद्धि कर सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं अपन? रजिस्टेंस के प्रति ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया नेचर। और सिलेक्शन कौन कर रहा है? नेचर कर रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर पूरा प्लांट लग रहा है। एनवायरनमेंट चाह रही है कि इन प्लांट्स को मैं रहने दूं, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति ढल रहे हैं पौधे। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मर रहे हैं, तो उनको एनवायरनमेंट यानी कि प्रकृति है ना उनको सपोर्ट नहीं कर रही। जो पर्यावरण के साथ जो सपोर्ट के साथ जी रहे हैं ना, पर्यावरण के सपोर्ट के साथ, वो उसको हो गया प्राकृतिक चयन। यानी कि प्रकृति जिसका चयन कर रही है ना, यानी कि प्राकृतिक कारकों द्वारा चयन किया गया, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ही हो रहा है क्योंकि ड्रोथ वैसे अपने हाथ में नहीं है। सूखा पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि बारिश इंडिया के अंदर देख लो कि पूरी मानसून पे आधारित वर्षा की जाती है। ठीक है, यदि बारिश नहीं हुई तो ड्रोथ पड़ेगा, वो अपने हाथ में थोड़ी है कि ड्रोथ को अपन रोक सके। अपने पास इतनी इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो ये नेचर सिलेक्शन कर रही है ना इसका, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि वह सिलेक्शन जिसके अंदर पर्यावरण या नेचर किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करती है। जैसे किसी जीव का अपन क्रॉप की बात करें, क्रॉप का सिलेक्शन नेचर करिए, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड बात करें अपन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल नाम से है कि कृत्रिम। कृत्रिम कौन करेगा? मानव करेगा। तो मानव जो सिलेक्शन करता है, मैंने पहले जो बताई थी कि इनमें अपन ने यहाँ पे कुछ वेराइटियाँ लगा दी। अपन इसका एग्जांपल यील्ड से रिलेटेड समझते हैं पहले। अपने पास कोई भी लोकल वेराइटी है, मिक्सिंग वेराइटी जिसको बोलते हैं अपन। लोकल वेराइटी का अर्थ क्या हुआ? जो अपने देसी भाषा में कि देसी लोग अपनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल इसको क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर जैसे कि ये वीट की लोकल वेराइटी है, इसके अंदर 2, 3, 4 वेराइटी है ना, उनकी सीड मिक्स है। लोकल वेराइटी का अर्थ होता है देसी वेराइटी। देसी लोग कैसे होते हैं? मिक्सिंग टाइप के होते हैं। उनमें जैसे इसमें सोनालिका के भी हैं, राजतीय स्वतंत्र के भी है, लोकवन के भी है। ये वीट की वैरायटी, इनकी 3-4 वैरायटी, उनके सीड सारे मिक्स है। इसको बोलते हैं अपन लोकल। यानी कि ऐसी किसानों ने कहीं से बीज एकत्रित किए और उनको लगा दिए। इनमें से उनको क्या पता कौन कौन सी वैरायटी, 3-4 वैरायटी उनमें मिल गई, उसको अपन लोकल वैरायटी बोल रहे हैं। अब इनको अपन फील्ड के अंदर ग्रो करवाएंगे, करवा दिया। अब मानो क्या करेगा अपन को इन्हीं लोकल वैरायटी से कोई नई वैरायटी बनानी है, और उसका अपना टारगेट क्या है? हाई यील्ड लेना। ठीक है, तो हाई यील्ड के लिए पहले बात तो क्या क्या करेक्टर प्लांट के अंदर होने चाहिए वो अपन को पता होना चाहिए। यील्ड कहाँ से मिलती है वो अपन, जैसे वीट की बात करें, वीट में किस चीज़ की यील्ड चाहिए अपन को? वीट है तो ग्रेन चाहिए। यदि कोई फोडर क्रॉप है, चारे वाली क्रॉप है, तो अपन चारे की यील्ड चाहिए। यदि कोई ऑयल वाली है तो उसमें ऑयल सीड चाहिए अपन को, जिससे अपन ऑयल निकाल सके। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ देखते हैं अपन। जैसे वीट की बात करें अपन, गेहूँ की, तो गेहूँ के अंदर तो अपन सीड चाहिए, ग्रेन चाहिए। और ग्रेन कहाँ से निकलता है? इसके पुष्पक्रम से। पुष्पक्रम क्या होता है? इसका बाली होता है, ईयर होता है। ईयर या बाली इसका पुष्पक्रम है। तो जैसे कि ये पुष्पक्रम इसका ये, यानी कि बाली है ये, जो इसका जैसे ये बाली होती है कोई भी प्लांट की, जैसे वीट की बाली है, तो इसके ऊपर क्या है? ये दाने लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इसका बीच वाला पार्ट, इसको रेचिला बोलते हैं अपन, और जिस पे लगे हो ना इसको स्पाइकलेट्स बोलते हैं अपन।
ठीक है। और ये टोटल है ना, इसको अपन ईयर बोल रहे हैं या ईयर या बाली बोल रहे हैं इसको। तो ईयर की लेंथ यानी कि ये लेंथ इतनी है और इसके अंदर मान ले अपन कि इसके अंदर 20 सीड है, इसके अंदर 20 बीज बन रहे हैं। और यदि अपन इसकी लेंथ बढ़ा दी, यदि इसकी लंबाई को बढ़ा दी, मान लीजिए अभी 10 सेंटीमीटर की है मानो, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से बढ़ा के अपन 15 या 20 कर दे तो क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ रहा है इसमें। इसकी लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर में इसमें 20 सीड आ रहे हैं, इसकी अपन 15 या 20 कर दे तो कितनी होंगी। तो सीधी सी बात है, यदि लेंथ बढ़ेगी तो सीड की संख्या भी बढ़ेगी और सीड बढ़ेगा तो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सही है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या देखने अपन में, इनमें से वो प्लांट छांटने, वो प्लांट सेलेक्ट करने जिनके अंदर जो स्पाइकलेट बालियां है ना उनकी लंबाई ज़्यादा हो, ठीक है। सेकंड बात, जो ये ईयर मैंने बताई, जो ईयर है ये बालियां लगती कहाँ पे, टिलर्स पे। इनके जो टिलर्स आते हैं वीट के अंदर, जैसे एक प्लांट से उससे 4-5 कितने भी टिलर निकल सकते हैं, वो अपन डिसाइड करता है वेराइटी कौन सी है। अच्छी वेराइटी होगी तो ज़्यादा होगी इसकी संख्या, और यदि वेराइटी थोड़ी नॉर्मल है तो उसकी संख्या कम होगी। अपन को अब सिलेक्शन कर रहे हैं तो अच्छी वेराइटी चाहिए, तो अपन को ऐसी वेराइटी सेलेक्ट करनी है जिनमें नंबर ऑफ टिलर्स हाई हो, यानी कि जो टिलर्स की संख्या है ना ये हाई हो। क्योंकि जो ये एक टिलर है ना इस पर एक बाली लगेगी, तो जितनी ज़्यादा टिलर होंगी उतनी ज़्यादा बालियाँ लगेगी, और जितनी बालियाँ लगेगी उतनी इसमें सीड बनेंगे। तो सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया, अपन को इसमें जो सीड, सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया, टिलर्स की संख्या ज़्यादा हो। तो अपन इसमें दो अपन कैरेक्टर देख सकते हैं, एक तो लेंथ ऑफ ईयर और सेकंड देख सकते हैं अपन नंबर ऑफ टिलर्स। ये दो चीज़ अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। कभी भी सिलेक्शन करने से पहले डिसाइड किया जाता है कि अपन को किस चीज़ के प्रति उस वेराइटी को डेवलप करना है। तो मैंने बताया ईल्ड की, हाई ईल्ड के लिए इसको डेवलप करना है, तो हाई ईल्ड के लिए अपन को क्या क्या करैक्टर चाहिए वो अपन को पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि इसमें जो ईयर है ना उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा होने चाहिए। तो अपने पास दो भी ऑप्शन आ गए। अब सिलेक्शन करेंगे इनमें से प्लांट जिनके अंदर जो ईयर है ना उसकी लेंथ ज़्यादा है ना, अपने एक तो वो प्लांट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वो करेंगे जिनके अंदर टिलर्स की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या लगेंगे, टिलर्स के ऊपर क्या लगेंगे, ईयर या बालियाँ लगेंगी, जिससे अपना अधिक सीड मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये होता है अपना प्राकृतिक सिलेक्शन। और सिलेक्शन कर कौन रहा है, ये कर रहा है मानव, ह्यूमन ये सिलेक्शन कर रहा है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आ गया समझ में। मैंने दो चीज़ बताई, सिलेक्शन क्या होता है कि फील्ड के अंदर कोई क्रॉप लगा रखी है, उनमें से अच्छे से प्लांट सेलेक्ट करना, वो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन है कि प्रकृति जो सिलेक्ट करती है कि तेरे को रहना है तेरे को नहीं रहना है। ये सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था डार्विन ने। फिर बताया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन करता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करता है मानव द्वारा। मानव कैसे करता है कि किसी फील्ड में, अभी जो मैंने राम कहानी बताई कि किसी फील्ड के अंदर अपन ये लगा दी, उसमें से फिर अपन ईल्ड के लिए चाहिए तो उसमें अपन ईयर की जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए, इनकी संख्या ज़्यादा, ये हो गया अपना आर्टिफिशियल, यानी कि मानव द्वारा किया गया सिलेक्शन आर्टिफिशियल और नेचर द्वारा किया गया नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ तक आपका काम हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते अपन जर्म प्लाज्म के बारे में। वो अपना फर्स्ट था। सेकंड है जर्म प्लाज्म। तो मैंने जर्म प्लाज्म के बारे में आपको थोड़ा नॉर्मली बता दिया कि जर्म प्लाज्म है क्या। सेकंड फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि जर्म प्लाज्म क्या है, कि यदि अपन को हाइब्रिड वेराइटी बनानी है या अपन को अच्छी वेराइटी डेवलप करनी है ना, तो उसके लिए जर्म प्लाज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जर्म प्लाज्म क्या है कि किसी भी वेराइटी का टोटल जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ना उसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म। जैसे कि अपन वीट की बात करें, वीट के अपने पास एक तो जो वेराइटी है ना उनका जर्म प्लाज्म है, और वीट के जो वाइल्ड वेराइटी है ना उनका जर्म प्लाज्म, टोटल जर्म प्लाज्म, चाहे से वो लोकल हो चाहे से वाइल्ड हो, यानी कि जंगली संबंधी का जो भी है ना वो चाहिए अपन को, और अपन जो वेराइटी है ना उनका जर्म प्लाज्म यानी कि आनुवांशिक पदार्थ ना उनको मिला के क्या बोलते हैं अपन, जर्म प्लाज्म। तो क्या दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन, लोकल वेराइटी
जो लोकल वेराइटी है उसके उसका आनुवांशिक पदार्थ प्लस जो उसके वाइल्ड रिलेटिव है उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? जर्म प्लाज्मा। किसी भी वेराइटी के किसी भी पौधे के जो लोकल वेराइटी है ना, उसमें उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ और उसके वाइल्ड स्पीशीज में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ, उन टोटल आनुवांशिक पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्मा। जैसे एग्जांपल ये अपना वीट की है टोटल वेराइटी, तो वीट के जो लोकल वेराइटी उसका और उसके जो वाइल्ड है उसका, उन टोटल दोनों का आनुवांशिक पदार्थ है ना, उनको बोलते हैं अपन जर्म प्लाज्मा। ठीक है, फिर अपन बात करें टाइप्स ऑफ जर्म प्लाज्मा क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो ये दो प्रकार की बांटी गई हैं आपकी, एक तो वो कल्टीवेटेड और सेकंड वाइल्ड, जो मैंने बताया अभी कि जो कल्टीवेटेड यानी कि टोटल होता है ना, उसको जर्म प्लाज्मा बोलते हैं। इसको भी अपन दो भागों में कर सकते हैं, एक तो कल्टीवेटेड वैरायटी जो अपन ग्रो कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो यानी कि जो फील्ड के अंदर ग्रो कर रहे हैं वैरायटी, उनका जो भी आनुवांशिक पदार्थ है ना, उनको अपन बोलते हैं कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्मा। और सेकेंड वाला कौन सा है? वाइल्ड, कि जो अपन फसल ग्रो करें उनके अंदर जो भी आनुवांशिक पदार्थ है वो सारा कल्टीवेटेड होगा, और जो अपन वाइल्ड स्पीशीज है उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आनुवांशिक यानी कि वाइल्ड जर्म प्लाज्मा होगा। ये हो गया सेकंड। इसको अपन बांट सकते हैं कि कहाँ से अपन को मिल रहा है जो जर्म प्लाज्मा है ना, उसका सोर्स का क्या है, यानी कि ओरिजिन ऑफ जर्म प्लाज्मा। इसके अकॉर्डिंग भी दो भागों में बांटा गया इसको। इसके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है, एक तो एक्जोटिक और इंडोजीनस। एक्जोटिक और इंडोजीनस, एक्जोटिक यानी विदेशी, इंडोजीनस यानी कि अन्यदेशी। तो जो जर्म प्लाज्मा अपन विदेशों से आयात करते हैं, मंगवाते हैं, जो अपन को विदेशों से मिल रहा है ना, कि अपन दूसरे देश से किसी भी क्रॉप का जर्म प्लाज्मा मंगवा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं मतलब एक्जोटिक जर्म प्लाज्मा। सेकंड होता है कि अपने इंडिया के अंदर, अपने इंडिया के, तो इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर जिस क्रॉप का जर्म प्लाज्मा अपने पास अवेलेबल है ना, उनको बोलते हैं अपन इंडोजीनस, अपने पास उपस्थित। जो जर्म प्लाज्मा अपने पास उपस्थित है ना, उनको तो बोलते हैं अपन इंडोजीनस, और जो अपन विदेशों से आयात करते हैं, वो मंगवाते हैं, उनको बोलते हैं अपन एक्जोटिक जर्म प्लाज्मा। नेक्स्ट बात करें अपन कि इनका कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्मा उसकी डेफिनेशन, उसके फिर क्लासिफिकेशन, फिर हो गया उसका कंजर्वेशन। पहले बात तो कंजर्वेशन क्या है कि जो अपने पास किसी भी वैरायटी का आनुवांशिक पदार्थ है उसको कलेक्ट करके ऐसी जगह पे सुरक्षित रखना जहाँ पर उसको कोई नुकसान ना हो, नष्ट ना कर सके। नष्ट क्यों? अपन पहले बात तो कंजर्वेशन करते क्यों? अपन को ये पता होना चाहिए कि जो भी अपने पास आनुवांशिक पदार्थ है उनको अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, नई वैरायटी डेवलप करने में। तो उसको अपन जब वैरायटी डेवलप करें ना, उस टाइम पर अपन को अवेलेबल हो सके टाइमली, तो इसलिए उसको कंजर्वेशन करते हैं, उसको स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इन सिटू, दूसरा होता है एक्स सिटू। जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। जैसे इन यानी अंदर होता है, एक्स यानी बाहर होता है। ठीक है, इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर। यहां से आप समझ सकते हो उसको। इन सिटू का अर्थ ऐसा है कि जहां पर अपन को वो जर्म प्लाज्मा या जो वैरायटी मिल रही है ना, उसको वहीं पर कंजर्वेशन कर दे, उसका वहीं पे उसको स्टोर कर दे, उसको तो बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। सेकंड होता है एक्स सिटू, जहां पर अपन को मिल रहे हैं वहां से उठा के उसको दूसरी जगह ले जाके अपन कंजर्वेशन करें ना उसका, तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू। जो इन सिटू है ना, उसको अपन जीन सेंचुरी भी बोलते हैं।
ठीक है। इंस्टीट्यूट को ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा आपने, इंस्टीट्यूट का आपके इतना ही दे रखा है कि जहाँ पर वो अपन को जर्म प्लाज्म मिल रहा है ना उसको वहीं पर कंजर्व कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे अभ्यारण्य वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर जो जंगली प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको अपन वहीं पे बाउंड्री करके वहीं पे कंजर्व। जर्म प्लाज्म का अर्थ कोई इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए निकाल के नहीं करते अपन। जैसे किसी वेराइटी का अपन को सीड मिल गया ना वो भी उसका जर्म प्लाज्म कहलाएगा। और जो कोई प्लांट के अंग मिल गई जैसे उसकी लीफ मिल गई या उसके स्टेम मिल गई ना वो भी उसका जर्म प्लाज्म कहलाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि अपन अभ्यारण्य वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई जंगल है, वहाँ पे उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे उसकी बाउंड्री कर देते हैं, वो होता है इन सिटू के अंदर आता है। फिर बात है एक्स सिटू। एक्स सिटू क्या होता है कि जिस स्थान पर अपन को वो जर्म प्लाज्म मिल रहा है ना वहाँ से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर उसको कंजर्वेशन उसका करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपने एक्स सिटू। एक्स सिटू के एग्जाम्पल अपने पास बहुत हैं। पहला आता है अपना जीन बैंक। जीन बैंक क्या होते हैं, जहाँ पर अपन जीन को स्टोर करके रखते हैं, वो जीन बैंक हो गया। फिर बाद में सीड बैंक, किसी भी स्पीशीज की जहाँ पे बीज जो अपने जो सीड है ना उनको स्टोर करके रखते हैं, उनकी जो जंगली संबंधित है उनको स्टोर करते हैं, तो सीड बैंक हो गया। डीएनए बैंक, उसके डीएनए को स्टोर करते हैं, उसको डीएनए बैंक बोल देते हैं। उसके अंग बैंक हो सकता है, कोशिका बैंक हो सकता है। तो ये सारे एक्स सिटू के एग्जाम्पल है और आपके एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। लास्ट चीज़ और बता दो आपको कि जो ये जर्म प्लाज्म है ना उसका कंजर्वेशन इंडिया के अंदर कौन करता है, तो वह है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मिलते हैं जस्ट अगली क्लास में। थैंक यू।